जय हिंद दोस्तों। तो हम चर्चा कर रहे थे कंडक्टर, परमाणु संरचना के बारे में मैंने चर्चा किया था। उसमें हम कंडक्टर की बात किए थे। तो कंडक्टर को देखे थे जो चालक होता है, तो उसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि 4 से कम हो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या तो फिर वह चालक होता है। यदि फिक्स 4 हो तो वह अर्धचालक होता है, और 4 से ज़्यादा हो तो वह अचालक होता है, या फिर आप कुचालक बोल सकते हैं, जिसको इंसुलेटर बोलेंगे। तो यह 4 से ज़्यादा होगा यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो फिर उसको हम बोलेंगे अचालक। थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जो सेमीकंडक्टर होता है, तो सेमीकंडक्टर यह टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। यदि इसका जो तापमान होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस है तो वह फिर अचालक की तरह कार्य करेगा, या फिर वह 0 डिग्री परम शून्य ताप उसको भी बोल सकते हैं जो -273 केल्विन हो। तो -273 तो परम शून्य ताप यदि मात्र आपको लिख के देता है परम शून्य ताप, तो फिर उसमें ठीक है, आप उसको लगाएंगे। वह परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक होता है वो एक अचालक की तरह कार्य करता है, और परम शून्य ताप किसको हम बोल सकते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस, या तो फिर आप इसको लिख सकते हैं -273 केल्विन। तो यह परम शून्य ताप होता है। यह यदि टेम्परेचर इसमें बढ़ जाता है तो जो अर्धचालक होता है तो वह एक चालक की तरह कार्य करने लगता है। क्यों? क्योंकि अर्धचालक, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। आधा चालक का गुण और आधा अचालक का गुण, उन दोनों को मिलाकर अर्धचालक बनाया गया है। तो अर्धचालक में यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो वह चालक की तरह कार्य करेगा। यदि परम शून्य ताप पर टेम्परेचर रहता है तो वह अचालक की तरह कार्य करेगा। तो ये होता है अर्धचालक। अर्धचालक का एग्जाम्पल भी बताया था। तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं अर्धचालक होते हैं, तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सेलेनियम हो गया, बोरान हो गया, टेलुरीन हो गया, ग्रेटिन हो गया। ग्रेटिन कार्बन का अपर रूप होता है, ग्रेटिन हो गया। लेकिन यहाँ पास यदि आपको कार्बन बोले तो कार्बन आपको नोट करके लिखना है कि कार्बन अर्धचालक नहीं होता है। कार्बन क्या नहीं होता? सेमीकंडक्टर नहीं होता। तो यह सेमीकंडक्टर नहीं होता। कौन नहीं होता? जो कार्बन होता है वह सेमीकंडक्टर नहीं होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इन सारी चीज़ों को बात किया था। और कापर जो चालक होता है तो उसमें कापर, सोना, चांदी, एल्युमिनियम ये सब आ जाते हैं। और आपका जो अचालक होता है उसमें पीवीसी आ गया, माइका आ गया, प्लास्टिक आ गया, VIR आ गया, तो ये सब लकड़ी आ गया। तो ये सब क्या होते हैं? आपका अचालक होते हैं। यहाँ तक हम पिछले कक्षा में चर्चा किए थे। अब हम देखेंगे कि जो आवेश होता है, तो आवेश से संबंधित कुछ मुख्य बातों को हम देखते हैं, और उसमें हम चर्चा करेंगे कि आवेश की जो इकाई होती है वो क्या होती है। तो आवेश की इकाई देखेंगे। तो आवेश जो होता है, तो हमारे मन में ये आता है कि अरे आवेश की खोज किसने किया? आवेश की खोज किसने किया? तो आवेश का जो खोज है तो वह मिलीकन ने किया था। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि कहीं हम जा रहे थे तो हमको रास्ते में कोई मिल गया मतलब मिलकन यानी मिल गया, तो वह आवेश मिल गया। तो आवेश मिल गया मतलब वह मिलकन मतलब मिल गया। तो आवेश का जो खोज है, तो आवेश का खोज किसने किया? मिलीकन ने किया।
आवेश का खोज, तो इसकी खोज मिलकर ने किया। एक होता है आवेश का जो नामकरण है, तो आवेश का नामकरण किसने दिया, तो यह भी जानना जरूरी होता है। यह सब पूछा गया क्वेश्चन है। आवेश का जो नामकरण होता है तो वह किसने किया, आवेश का नामकरण, तो आवेश का नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। इनके नाम पर ही एक यूनिट भी बनी है, इकाई भी बनी है। तो आवेश का जो नामकरण है तो किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका क्या किया, नामकरण किया। अब यहाँ बात आती है कि जो आवेश होता है तो इस आवेश की इकाई क्या होती है। तो आवेश की इकाई को हम समझते हैं कि आवेश की इकाई क्या होती है। तो यहाँ आवेश की इकाई मतलब यूनिट। तो आवेश की जो यूनिट होती है तो एक तो हम लेते हैं पहले एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट होती है कूलाम्ब। आवेश की एसआई यूनिट होती है कूलाम्ब। तो कूलाम्ब को हम सी से दर्शाते हैं। एक होती है सीजीएस यूनिट जो होती है तो यह आवेश का जो नामकरण किए हैं उनके नाम पर यह सीजीएस यूनिट पड़ी है। तो आवेश का नामकरण किसने किया, तो यहाँ पास फ्रैंकलिन ने किया। तो आवेश की जो सीजीएस यूनिट है तो वो क्या होगी, फ्रैंकलिन होगी, फ्रैंकलिन। इसके बाद एक होती है व्युत्पन्न यूनिट। तो आवेश की जो व्युत्पन्न यूनिट होती है तो वह क्या होती है, व्युत्पन्न यूनिट। तो व्युत्पन्न यूनिट का क्या मतलब हुआ, तो आवेश को जो हम पढ़ेंगे तो यहाँ पास लिखेंगे तो आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। क्या लिखेंगे, धारा गुणे समय। तो Q बराबर लिखते हैं IT। तो T क्या है, यहाँ पास समय है, और I क्या है, धारा है। तो धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। और समय की क्या होती है, सेकेंड होती है। तो एम्पियर भी एक वैज्ञानिक थे, तो समय की होती है सेकेंड। तो यहाँ पास एम्पियर इनटू सेकेंड लिखते हैं इसकी व्युत्पन्न यूनिट। तो इसकी व्युत्पन्न यूनिट जो होती है तो एम्पियर इनटू सेकेंड हम लिखते हैं। ये हो गई हमारी व्युत्पन्न सीजीएस और एसआई यूनिट। इसके बाद एक और इसकी आवेश की यूनिट होती है जो यहाँ पास बड़ी यूनिट मानी जाती है, लार्ज यूनिट मानी जाती है, बृहद यूनिट मानी जाती है। तो वह आवेश की कौन सी यूनिट होगी, वह आवेश की बृहद यूनिट होगी। बृहद मतलब लार्ज इकाई होगी, लार्ज यूनिट होगी। तो लार्ज यूनिट क्या होती है इनकी, तो इसकी फैराडे। तो फैराडे जो होती है तो वह लार्ज यूनिट है। एक फैरेड होता है जो कैपेसिटर की यूनिट होती है। तो फैरेड अलग चीज़ है, फैराडे अलग चीज़ है। तो यहाँ पास फैराडे बड़ी यूनिट होगी। तो आपको ये सोचना है कि आखिर फैराडे कितनी बड़ी यूनिट है, इसमें कितने सारे आवेश आते होंगे, कितना सारा आवेश आता होगा, कितनी बड़ी यूनिट है। तो इसमें आपको हम बताएं कि यदि हम बात करें कि एक फैराडे में कितने आवेश होते हैं, तो एक फैराडे में 96,500 आवेश होते हैं। आवेश मतलब यहाँ पास चार्ज। तो आवेश 500 चार्ज होते हैं। तो यहाँ आवेश मतलब 500 चार्ज होते हैं एक फैराडे में। तो इतनी बड़ी यूनिट होती है। तो यह आवेश के बारे में छोटी जानकारी थी जो आपके लिए बहुत बड़ी होने वाली और महत्वपूर्ण होने वाली है जानकारी। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का। उसमें भी कुछ डाटाबेसेस होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद ही रखना पड़ेगा। याद रखने के अलावा और कोई दूसरा चांस नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा गया है कई बार। इसमें अब देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में हम बता दिए थे, लेकिन यहाँ पास इलेक्ट्रॉन को हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन में आखिर कितने
आवेश होते हैं, कितने चार्ज होते हैं, कितने कुलाम्ब चार्ज होते हैं एक इलेक्ट्रॉन में। तो यदि हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन में आपको पता भी होगा तो इसमें नेगेटिव मार्क आता है, चूँकि इलेक्ट्रॉन जो होता है तो वह नेगेटिव चिन्ह को प्रदर्शित करता है। तो नेगेटिव यहाँ पास ये चिन्ह हो जाएगा और 1 × 2 × 10⁻⁹ कूलम्ब चार्ज यहाँ पास होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम्ब का चार्ज होता है। तो यहाँ पास नेगेटिव चिन्ह लगाना बहुत ही ज़रूरी है। नेगेटिव नहीं लगाएंगे, आप ऐसे लगा देंगे तो यह डाटा गलत हो जाएगा और यह डाटा किसको प्रदर्शित करने लगेगा, फिर वह डाटा प्रदर्शित करने लगेगा प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन में यदि हम यही चिन्ह को हटा दें नेगेटिव वाले को तो वह प्रोटॉन का वैल्यू हो जाएगा। तो एक प्रोटॉन में कितने फिर चार्ज होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो एक प्रोटॉन में यहाँ पास जो चार्ज होगा तो हम उस प्लस चिन्ह को, नेगेटिव चिन्ह को हटा के हम प्लस को लगा दिए तो ×0 × 10⁻⁹ कूलम्ब होगा। तो यह एक प्रोटॉन का होता है वैल्यू। न्यूट्रॉन जो होता है वह उदासीन होता है, वह उदासीन न्यूट्रल होता है, तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो हमको ये भी जानना जरूरी होता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम्ब है। इसी का अपोजिट पूछ लिया जाए कि एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, तो फिर आपको ऐसे भी बताना होगा। तो इसको आप बताने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन से आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को भाग देंगे। तो यहाँ पास लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो इसको एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यह पूछा गया। तो इससे हम क्या करेंगे, एक से यहाँ पास हम भाग देंगे। किसको भाग देंगे, इस संख्या को। तो 1.602 × 10⁻⁻⁹ क्या हम लिखेंगे यहाँ पास कूलम्ब। तो यहाँ कूलम्ब लिखेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन में। तो एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पूछा गया। तो एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पास इसको पूरा कैलकुलेशन करने से आएगा आपका 6.05 × 10⁻18। तो यह इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा एक कूलम्ब में। ये डाटा आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो होता है तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो होता है आपका मास, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को भी हम देखेंगे यहाँ पास कि इसका द्रव्यमान क्या होता है। तो यहाँ इसके नीचे दिखेगा नहीं, तो हम फिर यहाँ पास लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होगा, द्रव्यमान होगा, तो वह कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा तो यहाँ पास 9.1 × 10⁻31 kg में होगा। तो इतना kg होता है। अब एक यहाँ पास द्रव्यमान, ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। प्रोटॉन का हम मास ले लेते हैं। प्रोटॉन का मास, तो प्रोटॉन का मास होगा यहाँ पास 1.6 1.6726 यहाँ पास हो जाएगा आपका केजी में। तो गुणे 10⁻⁻27 केजी इतना हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन। तो यहाँ पास न्यूट्रॉन का जो मास होता है तो 1.672 के जगह आ जाएगा 5। तो 2 की जगह 5 आ जाएगा, इसके जगह 5 आ जाएगा। मतलब यहाँ तक के डाटा मिलता जुलता है, परंतु यहाँ पास 2 की जगह 5 आ गया, मतलब यह ज़्यादा हो गया वजन।
तो यहाँ पास इंटू 10⁻⁻27 kg इधर साइड वही चीज़ रहेगा। तो इसमें ये हो गया इसका डाटा। वीडियो आपको क्लियर दिख रहा होगा? ओके, सभी क्लियर दिख रहा, ऑल द राइट। तो यहाँ पास इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना था, ये पूरी चीज़ें आपको यहाँ याद रखना है। तो इसको हम पूछे कि सबसे हल्का जो कण होता है वो कौन सा होता है और सबसे भारी कण कौन सा होता है। ऑप्शन में इन तीनों को दे दिया और इन तीनों को दे दिया, एक ऑप्शन और कोई बना के दे दिया। तो सबसे हल्का कण कौन होगा यहाँ पास? तो जो माइनस में बड़ी संख्या होगी वही क्या होगी? सबसे हल्का होगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पास क्या है? ये वाली है। तो चूंकि ये माइनस में ऊपर दिख रही बड़ी, परंतु है यह रियल में क्या है? छोटी संख्या है। तो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? सबसे हल्का हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के बाद आता है यहाँ पास प्रोटॉन, इसके बाद आता है न्यूट्रॉन। तो सबसे वजन कौन हुआ? सबसे वजन हुआ ये, फिर इससे वजन हुआ ये। तो ये वाला छोटा है और ये वाला क्या है? छोटा है। तो ये हुआ सबसे हल्का, ये सबसे हल्का हुआ इसमें से, और इसमें से हुआ सबसे भारी। तो इन तीनों में से क्या हुआ? ये सबसे भारी। अब यहाँ पास दो चीज़ें और कि यहाँ परमाणु भार क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इसको हम एक एक लाइन में देखते हैं। तो जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार होता है वह प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। या तो आप प्रोटॉन की संख्या ले लीजिए या फिर आप इलेक्ट्रॉन की संख्या ले लीजिए, दोनों में से कोई एक को ले लीजिए, वही होता है परमाणु भार। दूसरी चीज़ यहाँ पास परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु जो द्रव्यमान होता है तो वो क्या होता है? तो यहाँ पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का भार, संख्या नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? भार। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का भार, भार या द्रव्यमान। तो ये कहलाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान। और इसमें हम क्या लिए थे? इसमें हम प्रोटॉन ले लीजिए या फिर आप इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, कोई ले लीजिए, चाहे इसको चाहे इसको, कोई ले लीजिए। तो एक लेना है, वही हो जाएगा परमाणु भार। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पास समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पास देखेंगे आगे की कुछ चीज़ें। अच्छा, आपसे हम जब चर्चा किए थे कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है कि जो स्थिर विद्युत होती है, एक गतिज होती है और एक स्थिर होती है। तो स्थिर विद्युत ऐसे वो उसमें लिखा था कि यदि कोई दो व्यक्ति हाथ को मिलाते हैं, एक ये कोई व्यक्ति है, एक ये कोई व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति जब कोई हाथ को मिलाते हैं तो इससे क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सकते हैं। तो इन दो व्यक्तियों के हाथ मिलाने से जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ वह कौन सी विद्युत होगी? स्थिर विद्युत या गतिज विद्युत? तो इसमें इस तरह से पूछा गया, तो उसमें आपको लिखना है कि वह स्थिर प्रकार की विद्युत है। गतिज होती तो उसको हम केबल कि अरे भाई तुम हाथ मिलाओ बार बार, हम केबल से बिजली को ले जाएंगे, काहे को हम इतने बड़े बड़े पावर प्लांट उत्पन्न करें, हाथ मिला के हम बिजली उत्पन्न कर लेंगे, रातों दिन हाथ मिलाएं, लाइट बल्ब फैन सब जला लें। यदि ऐसा होता तो वह स्थिर विद्युत उत्पन्न हुई, तो उसमें आपको स्थिर विद्युत लिखना है। तो इसको आप नोट करके लिख सकते हैं कि दो व्यक्तियों को हाथ मिलाने से जो आदान प्रदान होता है इलेक्ट्रॉनों का वह स्थिर विद्युत के अंतर्गत आता है या ना कि गतिशील विद्युत के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पास कि एक होता है विभव। तो विद्युत विभव हम इन तीनों चीज़ों को ऐसे आज क्लियर करेंगे
एक जो आपको सदैव मन में परेशान करता होगा कि भाई विद्युत विभव क्या है, विभवांतर क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है। तो इन चीज़ों को आज हम ऐसे क्लियर करेंगे, ऐसे क्लियर करेंगे कि दोबारा आपको क्लियर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ में हम वोल्टेज को भी ले लेंगे कि वोल्टेज क्या है। इन चार चीज़ों को आज हम मोड़ तोड़ के ऐसे 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 सीखेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पास विद्युत विभव, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है। तो विद्युत विभव क्या होता है, तो हमारे पास क्या होते हैं, अभी हमने देखा आवेश के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, आवेश के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो उस आवेश को हम किसी को हम कहते हैं कि भाई तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, तो कोई सुनता है नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई ये बारात में जब जाते हैं तो बोलते हैं भाई एक कुर्सी लाओ ना, तो वो बोलता है भाई अरे तुम ले जाओ, अरे तुम ले जाओ, अरे तुम ले जाओ। घर में कोई पानी मांग दिया, अरे तुम ले जाओ, तुम ले जाओ। तो ऐसे करके उस चीज़ को ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। कुर्सी को ले जाने के लिए, पानी को ले जाने के लिए, पेन को उठा कर ले जाने के लिए तो कार्य करना पड़ता है। तो उस कार्य जो हम कार्य को करते हैं, किसको ले जाने के लिए, कोई वस्तु को ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, तो वह उसका क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। वह उसका विभव कहलाता है। तो यहाँ पास हम किसको ले जाएंगे, अभी तक हम बात दो ही चीज़ के किए थे, इलेक्ट्रॉन को या फिर आवेश को। तो कल मैंने जब फर्स्ट बार ही डिफिनीशन बोला था कि विद्युत क्या होती है, तो बोला था इलेक्ट्रॉन या आवेश की प्रवाह की, इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह को हम विद्युत कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत और विद्युत धारा दोनों अलग चीज़ें हैं। विद्युत की बात करें तो विद्युत हम देखेंगे कि दो प्रकार से होती है, एक स्थिर विद्युत और एक होती है गतिशील विद्युत। और विद्युत धारा की बात करेंगे तो वह दो प्रकार से होती है, एक एसी और एक डीसी। तो विद्युत और विद्युत धारा में वेरी डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पास हम बात कर रहे हैं कि विद्युत विभव। तो विद्युत जो विभव होता है, तो इसको हम आवेश को क्या करेंगे, आवेश को ले जाने के लिए हम जो कार्य करते हैं, तो उस कार्य के दौरान हमको क्या करना पड़ता है, उस कार्य के दौरान हमको थोड़ा बहुत ऊर्जा तो लगानी पड़ती है। तो आवेश को ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हमने एग्जांपल दिया कि कुर्सी वाला, एक कुर्सी यहाँ रखी है, तो उस कुर्सी को हमको ले जाना है, तो ये आदमी सुन नहीं रहा है, ये आदमी सुन नहीं रहा, तो इससे बोलता है कि भाई कुर्सी ले जाओ, तो ये बोलता है कि कार्य करना पड़ेगा, तो हम कुर्सी क्यों ले जाएं, मेहनत वाला काम हम क्यों करें। तो यदि कुर्सी ये फिर ले ही जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो इस स्थान से इस स्थान तक उस कुर्सी को ले जाना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ कुर्सी को हम ना लिख के हम किसको लिख लेते हैं, आवेश को लिख लेते हैं। तो आवेश को एक स्थान से यहाँ तक लाने के लिए, इस बंदे को, इस व्यक्ति को ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो इस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, तो वह कहलाता है हमारा विद्युत विभव। तो आवेश या इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, वह विद्युत विभव कहलाता है। तो इसको विद्युत विभव को हम यहाँ पास लिखते हैं, विद्युत विभव को, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम लिखते हैं विद्युत विभव। तो हम इसके लिए, इसकी जब हम बनाएंगे क्या, यूनिट बनाएंगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, व्युत्पन्न यूनिट जब बनाते हैं, इकाई बनाते हैं, तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि कार्य किया गया। क्या किया गया, कार्य किया गया। तो कार्य किया गया हमारा, तो यहाँ लिखेंगे किया गया, कार्य किया गया, कार्य। तो किसके लिए किया गया कार्य, आवेश को ले जाने के लिए।
तो आवेश को ले जाने के लिए क्या किया गया, कार्य किया गया। तो आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य बटे आवेश। तो यहाँ पास कार्य को हम किससे लिखते हैं, वर्क डन। तो वर्क को हम लिखते हैं W से, वर्क को हम W से लिखते हैं, और आवेश को हम किससे दर्शाए थे, अभी C से दर्शाए थे। तो यहाँ पास कूलाम्ब को हम C से दर्शाए थे, और आवेश को हम Q से दर्शाते हैं। आवेश को किससे दर्शाते हैं, हम Q से दर्शाते हैं। तो इसको हम इधर साइड क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ आपको यदि ऑप्शन में देता है कि विद्युत विभव की जो व्युत्पन्न यूनिट है वो एक यह दे देता है, और दूसरी यूनिट आपको WQ, इसके साथ में आपको लगा के दे देता है क्या, D। तो इसमें से आपको जो चूज करना होगा तो ये वाला करना होगा। चूँकि कार्य करने के लिए यहाँ पास हम पहले हमारा जो कार्य नहीं कर रहे थे तब हमारा कार्य हुआ होगा 0। जब उस कार्य को हमने कर लिया तो हमारा वहाँ काम कर लिए तो 0 से ज़्यादा हो गया होगा। मतलब दो कार्यों के बीच के डिफरेंस को यहाँ पास हम D से दर्शाएंगे, डिफरेंस को D से दर्शाएंगे। तो यहाँ पास हम लिखेंगे D। तो यदि परफेक्ट यूनिट देखा जाए तो इस विद्युत विभव की dW/dQ वाली ये वाली यूनिट होगी। ऑप्शन में यदि ये दोनों देता है तो आपको पहले इसको क्लिक करना है, ये वाली ज़्यादा सही यूनिट मानी जाएगी। तो यहाँ पास जो होगा तो हमारा वर्क यानी कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो इस प्रकार से हम जूल लिखेंगे। आवेश की यूनिट क्या होती है, आवेश की अभी यूनिट हम देखें कूलाम्ब होती है। तो कूलाम्ब यूनिट होती है। कैसे यूनिट है, SI यूनिट है, SI यूनिट है। CGS यूनिट क्या थी, फ्रैंकलिन थी। व्युत्पन्न यूनिट क्या थी, एम्पियर इनटू समय था। बड़ी यूनिट क्या थी, लार्ज यूनिट क्या थी, फ्रैंकलिन था, जो उसकी खोज किए थे, नामकरण किए थे, तो फ्रैंकलिन था। तो यहाँ पास हो गया हमारा जूल पर कूलाम्ब। तो जूल पर कूलाम्ब हमारी एक ऐसी यूनिट है, यहाँ पास व्युत्पन्न यूनिट निकल के आ गई। यदि आपसे यहाँ पास बोला जाए कि भाई एक कूलाम्ब आवेश को ले जाने के लिए, यहाँ कुर्सी को जो ले जा रहा था यहाँ से, तो एक कुर्सी को ले गया होगा, नहीं तो 2 कुर्सी को ले गया होगा, 3 कुर्सी को ले गया होगा। तो मान लेते हैं एक आवेश को ले गया होगा, 2 आवेश को ले गया होगा, 3 आवेश को ले गया होगा। तो एक आवेश को अभी हम ले जाते हैं, कितने आवेश को, एक आवेश को ले जाते हैं। तो एक आवेश को ले जाने के लिए यहाँ पास कितने आवेश को, एक आवेश को ले जाने के लिए जो चार्ज, एक कूलाम्ब आवेश को ले जाने के लिए यदि वह व्यक्ति जूल, तो कैलोरी में जो एनर्जी हम लोग बॉडी में जो एनर्जी होती है कैलोरी में मेजर करते हैं, तो यहाँ पास हम जूल में इसकी एनर्जी को मेजर कर रहे हैं। तो यदि एक कूलाम्ब आवेश को ले जाने के लिए वह 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो वह उसका 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, वह उसका 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट किसको आप डिफाइन करेंगे कि 1 वोल्ट क्या कहलाता है, तो एक कूलाम्ब आवेश को ले जाने के लिए यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो वह 1 वोल्ट कहलाता है। ओके, तो यहाँ पास ये 1 वोल्ट हो गया। तो इसकी यूनिट आप व्युत्पन्न यूनिट देखें तो फिर आप बोल सकते हैं जूल पर कूलाम्ब, या फिर उसी को बोलेंगे वोल्ट। तो ये होती है विद्युत विभव। इसके बाद विद्युत विभव के बाद हम देखते हैं, हाँ, विद्युत विभव में आप एक नोट करके चीज़ लिखेंगे जो आपको एडिशनल में मैं बता रहा हूँ, मतलब एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। तो विद्युत विभव का जो तुलना है, कंपैरिजन है, तो वह एक मैकेनिकल प्रेशर से करते हैं, यांत्रिक दबाव से करते हैं। जैसे कोई चीज़ को हम दबाते हैं ना, यांत्रिक मतलब हमारे मैकेनिकल द्वारा, इलेक्ट्रिकल द्वारा मतलब मशीन से कोई कार्य कराएंगे, मशीन से नहीं करा रहे हैं तो हम अपने से कर रहे हैं तो उसको मैकेनिकल बोलेंगे। तो मैकेनिकल यदि हम किसी चीज़ को ऐसे दबाते हैं, यहाँ पास हम किसको दबाते हैं, ये मान लीजिए मेरी ये घड़ी है, तो इस घड़ी को हम मैकेनिकल दबाते हैं, प्रेशर देते हैं, तो मैकेनिकल, तो यहाँ पास विद्युत विभव की जो तुलना किया गया है तो वह एक मैकेनिकल दबाव से किया गया है।
यांत्रिक दबाव से किया गया है, मतलब मैकेनिकल प्रेशर से किया गया है इसकी तुलना। तो इसकी तुलना किससे किया गया है? यांत्रिक दबाव से किया गया है। इस चीज़ को भी आप यहाँ पास नोट कर लेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पास विद्युत विभव हो गया। दूसरी चीज़ हम देखते हैं विभवांतर। विभवांतर को देखते हैं कि भाई विभवांतर क्या है। तो विभवांतर को आपको यहाँ पास हम देखते हैं ऐसे, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आप समझते हैं, बोलते हैं ना, अरे इसके उसमें बहुत डिफरेंस है यार, मतलब इसमें उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इसमें डिफरेंस मतलब अंतर होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पास दो विभवों के बीच का अंतर की तुलना किया गया है। यहाँ पास क्या है? विभव, और यहाँ पास क्या है? अंतर। तो विभवांतर क्या हुआ? दो विभव के बीच का अंतर की तुलना यहाँ पास की गई है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? दो विभवों के बीच का अंतर होता है जो, उसको हम विभवांतर बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। किस लिए? यदि हमको विद्युत धारा को प्रवाहित कराना है किसी परिपथ में, तो पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से किसी मनुष्य के शरीर में प्राण का होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित कराने के लिए किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर का होना जरूरी है। तो विभवांतर से हम क्या तात्पर्य समझें? तो विभवांतर से हम तात्पर्य यहाँ समझते हैं कि हमारे पास क्या है? एक बाल्टी है। क्या है? एक बाल्टी है, जो यह 20 लीटर की बाल्टी है। इसमें जल भरा है। इसमें क्या है? जल भरा है। कितने की है यह? 20 लीटर की बाल्टी है, जल भरा है, ठीक है। अब हमारे पास एक छोटी बाल्टी है, तो उस छोटी बाल्टी में हमारे पास भी क्या भरा है? जल भरा है। और ये छोटी बाल्टी हमारी यहाँ पास कितना है? यहाँ पास ये 10 लीटर की है। तो इसको यदि हम यहाँ से लगा दें पानी को, इसको हम यहाँ से पानी को लगा दें, तो आप क्या कहेंगे कि जो 20 लीटर वाली बाल्टी का पानी है, तो वह 10 लीटर वाली बाल्टी के पानी में आ जाएगा। और कब तक आएगा? जब तक यह दोनों बराबर ना हो जाए। तो इसका साइज यदि ये दोनों 20-20 लीटर का हो, यहाँ पास हमने 10 लीटर का बना दिया, इसको हम 20 लीटर का ही बना देते हैं, और इसमें हम पानी को क्या रख देते हैं? पानी को कम ही रख देते हैं। तो यह तब तक एक दूसरे के साथ चलता रहेगा जब तक दोनों का बैलेंस बराबर ना हो जाए। तो उच्च विभव से मतलब यहाँ पास उच्च बाल्टी से, ऊंचाई वाली बाल्टी से नीचे वाली बाल्टी में पानी आ रहा, तो बोलेंगे उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जब यहाँ वोल्टेज आते हैं, या इनके बीच का जो अंतर होता है, तो उच्च विभव और निम्न विभव के बीच का जो अंतर होता है वही विभवांतर होता है। और यह तब तक आते रहते हैं जब तक बराबर ना हो जाए। तो ठीक इसी प्रकार से जो यहाँ पास वोल्टेज है, तो ये 20 वोल्ट है और यहाँ पास 10 वोल्ट है। तो यह 20 वोल्ट वाला जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट की ओर जाएगा, क्योंकि इधर वोल्टेज कम है। जब वोल्टेज बराबर हो जाएगा तो फिर वह क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, वहाँ पास फिर धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो निम्न विभव से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा प्रवाहित होती है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पास हम देखेंगे कि यदि कोई हमारे पास परिपथ है, तो यह परिपथ में यह विद्युत परिपथ है। क्या है यह विद्युत परिपथ है। इस विद्युत परिपथ में हम क्या लगाएं? यहाँ पास प्रतिरोध लगा दिए, और ये हमारा यहाँ 20 वोल्ट है और इधर साइड क्या है? 0 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हमको यदि धारा प्रवाहित करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है। तो उन दोनों के बीच के विभव को लेंगे और उसके प्रतिरोध से हम भाग देंगे, उसके प्रतिरोध से भाग देंगे तो हमारी धारा निकल आएगी। तो उसके दोनों के बीच का हम विभव को लेंगे, तो यहाँ 20 है, तो यहाँ हमने क्या किया? 20 लिख दिया, V की जगह V1 की जगह, और यहाँ V2।
तो और इसको हम अंतर लगा दिए, यानी घटा दिए, अंतर मतलब घटाना, और यहाँ 0 लिख दिए, तो यहाँ 0 हो गया। तो इसके बीच का जो विभवांतर हो गया वो कितना हो गया, 20 वोल्ट हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरे परिपथ को ले और यहाँ पास हम 20 वोल्ट ले और यहाँ हम 10 वोल्ट ले, तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वह 20 माइनस यहाँ पास क्या होगा 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक यहाँ पास एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि हमारा यहाँ 20 वोल्ट का एक विभव पर हमारा 20 वोल्ट है और दूसरे विभव पर भी क्या है 20 वोल्ट है, तो यह क्या हो गया हमारा बराबर हो गया। इधर भी V1 साइड भी 20 है और V2 साइड भी 20 है, तो यह क्या हो गया बराबर हो गया। तो यहाँ क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, तो 20 माइनस, और यहाँ भी क्या है यहाँ प्लस 20 है, ये प्लस 20 होगा और ये माइनस 20 होगा, क्योंकि एक सिरे पर प्लस होगा और एक सिरे पर माइनस होगा, दोनों ना तो प्लस होगा और ना ही माइनस होगा। तो यहाँ प्लस 20 है, यहाँ माइनस 20 है, तो यहाँ हमने जब इसका डिफरेंस निकाला तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पास, तो यहाँ प्लस 20 और माइनस 20, तो यहाँ ये दोनों 0 नहीं होगा, ये दोनों हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या होगा, ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस इसका हो जाएगा 40 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो 40 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ 0 तब आता यदि ऐसा होता नहीं, यदि ऐसा हम करते हैं कि यहाँ भी प्लस कर दिए और यहाँ भी प्लस कर दिए, तो ए प्लस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पास ये हम प्लस करते हैं, इसको प्लस, तो प्लस प्लस क्या ये कैंसिल हो जाता, और इसका जब अंदर इंटू कर देते तो ये माइनस हो जाता, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाता फिर कट जाता, कैंसिल हो जाता, तो फिर 0 हो जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं कि एक ही टाइम पर एक दोनों सिरे पर प्लस हो। यदि ऐसा होता है किसी कारणवश तो फिर क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। यदि बाल्टी दोनों भर जाती है तो वहाँ से धारा का प्रवाह, पानी का प्रवाह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से दोनों बराबर हो जाएंगे तो वहाँ पास धारा का प्रवाह भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पास पोटेंशियल डिफरेंस हमको इस प्रकार से समझना था कि ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये हम समझे। अब इसको हम जान लिए कि ये कितना होना ज़रूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस बिना धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। किसी विद्युत परिपथ में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी वहाँ पास धारा का प्रवाह होगा। धारा का प्रवाह होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जितना ही ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी एक चीज़ और होता है कि उसका एक बंद परिपथ होना। बंद परिपथ नहीं है तो वहाँ धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो धारा के प्रवाह होने के लिए बंद परिपथ का होना अति आवश्यक है। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम दूसरी चीज़ को देखते हैं। यहाँ पास एक होता है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को भी समझते हैं कि भाई क्या होता है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं EMF, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं बी बा। तो ऐसे भी इसको बोलते हैं। तो फिर यह बी बा EMF विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यह होता क्या है, यह है क्या। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमको समझने में काफ़ी आनंद आएगा। ये हो गया क्या चीज़, ये पूरा पृथ्वी का तल हो गया। ये हो गया पृथ्वी का तल। यहाँ पृथ्वी के नीचे क्या होता है, पानी भरा होता है। ये पानी भरा है, ये पानी भरा है। अब हमने क्या किया, अपने घर में एक नल लगवा दिया और नल की हमारी ये क्या हो गई, हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई। और यहाँ से जो नल होता है
तो उस नल का आकार हमने कुछ इस प्रकार से दे दिया। इस नल का आकार कुछ इस प्रकार से दे दिया मैंने, और यहाँ से जो नल है तो मेरा नल क्या करता है, पानी को देता है। कब? जब यहाँ से हम ये डंडा होते हैं, इस डंडे को हम क्या करते हैं, यहाँ से चलाते हैं, तो ये डंडा हो गया। इस डंडे को थोड़ा हम कुछ इस प्रकार से हम बनाते हैं, इस डंडे को हम इस प्रकार से बनाते हैं। तो यह नल से हम क्या किए, पानी को यहाँ पास लाते हैं। यहाँ डंडे को जब पानी चलाएंगे तो क्या चलेगा, पानी यहाँ पास से चलेगा। अब देखिए हमको समझना क्या है, विद्युत वाहक बल EMF। तो EMF तो हमको जब यहाँ पानी हमको चाहिए, पानी जब चाहिए तो हमको पानी कहाँ से मिलेगा, जहाँ पानी का स्रोत होगा। पानी का स्रोत कहाँ है, पृथ्वी के नीचे, तालाब में, नदी में। पानी का जहाँ स्रोत होगा वहीं से पानी मिलेगा। तो पानी का स्रोत हमारा यहाँ पास है। अब इस पानी को हमको निकालना है, ऊपर ले जाना है। तो उस पानी को हम पूरा तो ले जा नहीं पाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में ले जाएंगे या फिर एक पाइप के माध्यम से ले जाएंगे। तो यहाँ हम समझते हैं कि एक बूंद बूंद के माध्यम से ले जा रहे हैं। तो इस पानी को हम कहाँ ले जा रहे हैं, ये पानी को हम ले जा रहे हैं। ये पानी हमारा जा रहा है और ये पानी हमारा जाके यहाँ पास क्या होगा, निकलेगा। तो यहाँ से पानी हमारा निकलेगा। तो यह पानी कितना निकलेगा, जितना इस पाइप का क्या है, यहाँ पास व्यास है। जितना इस पाइप का क्या है, व्यास है, या प्रति इकाई क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हम बोल दें। तो जितना पानी का पाइप का क्षेत्रफल है उतना हमारा पानी वहाँ से निकलेगा। तो पानी यहाँ बूंद बूंद से निकल रहा है, और कहाँ से निकल रहा है, जहाँ उसका सोर्स है, स्रोत है। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि किसी पानी के स्रोत से प्रति इकाई क्षेत्रफल बूंद के द्वारा प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा। इसको हमको बूंद बूंद पानी निकालना होगा तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, नल को चलाना पड़ेगा हमको, यानी ऊर्जा देना पड़ेगा। हम अपने हाथ से ऊर्जा देंगे तो ये हमको क्या करेगा, पानी निकाल के देगा। जब इसको चलाएंगे तब तो यहाँ से पानी निकाल के देगा, ये हमको अपने हाथ से ऊर्जा देना पड़ेगा। ठीक है, यदि हम ऐसा सोच ले कि इसको हम अपने हाथ से ऊर्जा ना दें, हम कुछ दिमाग लगाते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर जो पानी है तो इस पानी में ही हम कुछ ऐसा जादू मार दें कि पानी खुद अपनी ऊर्जा का यूज करके उस बूंद को क्या करे, यहाँ से यहाँ तक निकाले। तो मान लीजिए हम ऐसा कर ही देते हैं कि इसको हम जादू मार दिए और यह जादू से ये पानी के अंदर शक्ति आ गई, और शक्ति से क्या किया, पावर आ गई, क्षमता आ गई, और ये अपने क्षमता का यूज करके ये जो बूंद बूंद से हम पानी को डंडे से मार के निकाल रहे थे, वो डंडे से ना मार के इस पानी के ऊर्जा से हम इस बूंद बूंद को क्या कर रहे हैं, अब निकाल रहे हैं। तो इसको हम कैसे बोलेंगे कि पानी का वह स्रोत जो प्रति इकाई क्षेत्रफल से बूंद को प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा। तो बूंद को प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा, तो उसकी हम क्या बोलेंगे, पानी वाहक बल, यानी पानी वाहक बल बोलेंगे। अब यहाँ पास हम बूंद के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, आवेश को रख देते हैं। बूंद के स्थान पे हम रख देते हैं आवेश को, और जो पानी का सोर्स है, स्रोत है, उसको पानी के स्रोत से हम नाम हटा के हम विद्युत का स्रोत रख देते हैं, यानी बैटरी को हम रख देते हैं। बैटरी को रख दें, बैटरी, सेल या फिर जनरेटर वगैरह ये सब विद्युत के स्रोत होते हैं। तो यहाँ हम पानी की जगह रख देते हैं बैटरी या सेल को। तो हम इसको कैसे बोलेंगे अब, तो ये हमारे हैं आवेश हैं, ये जा रहे हैं। इसमें से ये डायग्राम से आपको हम तीनों की डिफिनीशन बताएंगे। जो अभी हम विद्युत विभव पढ़ें, विभवांतर पढ़ें और विद्युत वाहक बल पढ़ें, इसको हम तीनों को यहाँ पास बताने वाले हैं। तो यहाँ जो विद्युत विभव, इसको विद्युत वाहक बल की डिफिनीशन आप कैसे बताएंगे कि किसी विद्युत का वह स्रोत जो प्रति इकाई क्षेत्रफल से
प्रति इकाई क्षेत्रफल से आवेश को प्रवाहित होने के लिए दी गई ऊर्जा, आवेश को प्रवाहित होने के लिए दी गई ऊर्जा उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो यहाँ पास आवेश को प्रवाहित होने के लिए ये प्रति इकाई क्षेत्रफल है, आवेश को प्रवाहित होने के लिए यानी पानी की बूंद को प्रवाहित होने के लिए दी गई ऊर्जा। तो दी गई ऊर्जा हमने जादू मार के इसके अंदर ही ऊर्जा दे दिया, जादू मार के इसके अंदर ही ऊर्जा दे दिया। इसका तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉन जो हम स्टोर करके रखे होते हैं बैटरी के अंदर, उसके अंदर ऑलरेडी ऊर्जा होती है। तो उसमें हमने समझाने के लिए एक जादू मारा और पानी को बोला कि तुम ऊपर निकालो, लेकिन बैटरी को जादू मारने की ज़रूरत नहीं है, बैटरी के अंदर खुद ही ऊर्जा होती है जो वो निकाल के देती है। तो वह हो गई ऊर्जा। तो यहाँ पास ये विद्युत वाहक बल के इस प्रकार से हमने डिफिनीसन समझा। अब इसमें हम समझते हैं कि भाई विभव, यहाँ विद्युत विभव क्या है। तो विद्युत विभव इस पंप की सहायता से हम समझते हैं कि विद्युत विभव, तो इस आवेश को हम क्या किए, इस आवेश को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम प्रवाहित करना चाहें, और इस आवेश को प्रवाहित करने के लिए हम क्या किए, यहाँ पास डंडे से हमने क्या किया, इस पंप को चलाया। ये मेरा कोई दोस्त हो गया और ये मेरा दोस्त क्या किया, इस पंप को चलाया, इस पंप को क्या किया, यहाँ पास पकड़ के इस पंप को चलाया। तो इस पंप को चलाने के लिए इसको ऊर्जा देनी पड़ी, तो ऊर्जा देनी पड़ी तब जाके यह आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा। यह कभी यहाँ रहा होगा, फिर आके कभी इधर से आया और कभी नीचे गिर गया होगा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने के लिए जो किया गया कार्य है वही उसका विद्युत विभव कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा विद्युत विभव। अब हम विभवांतर को देखते हैं। तो यहाँ पास पानी क्या है, यहाँ पास पानी क्या है, मान लीजिए 5 लीटर होगा, और यहाँ पास क्या कोई पानी दिख रहा है, यहाँ पास कोई पानी नहीं दिख रहा। तो यहाँ पानी क्या होगा, 0 लीटर, यहाँ 5 लीटर होगा, फिर यहाँ तो 100 लीटर है ही, यहाँ 0 लीटर है, हज़ारों लीटर, करोड़ों लीटर। तो यहाँ से जो हम आवेश, यहाँ से जो हम पानी को ले जा रहे हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम क्या ले जा रहे हैं, पानी को ले जा रहे हैं। पानी क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पास पानी ज़्यादा है और यहाँ पास पानी कम है, तो तभी पानी आ रहा। तो उच्च विभव से, इसको उच्च विभव बोलेंगे, इसको निम्न विभव बोलेंगे, क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ क्या है, मान लीजिए कुछ लीटर है, यानी 5 लीटर इस पाइप के अंदर है। तो उच्च, ज़्यादा लीटर है, कम लीटर है। तो यहाँ से उच्च विभव से निम्न विभव तक वोल्टेज को या आवेश को स्थानांतरित करने के लिए जो किया जाता है कार्य, तो उसका क्या होता है, विभवांतर होता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं शॉर्ट में कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का अंतर जो होता है वह विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब इसी में आप बोल सकते हैं कि विद्युत वाहक बल जो होता है, तो विद्युत वाहक बल क्या है, तो इन पूरे को हम बोल देंगे विद्युत वाहक बल। क्योंकि विद्युत वाहक बल की जब डिफिनीशन को डिफाइन करते हैं तो इन पूरे का यूज करते हैं हम। तो यहाँ पानी का सोर्स हो गया, यानी विद्युत का सोर्स हो गया, विभवांतर हो गया, तभी तो विभव में अंतर हुआ होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित हुआ। क्योंकि इसके डिफिनीशन के दौरान हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ होगा। और इसी में यूज हुआ होगा क्या, हमारा विद्युत विभव, क्योंकि इसको जो ऊर्जा देनी पड़ रही है, कार्य करना पड़ रहा है, इसको ऊर्जा देनी पड़ रही है, कार्य करना पड़ रहा है, तो वह विभव ही कहलाएगा। तो इसमें तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। तो इस माध्यम से आप समझ गए होंगे, इस पंप के माध्यम से, कि इसमें है हमारा विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, और इन तीनों की यूनिट होती है वोल्ट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब हम एक चीज़ और यहाँ पास समझते हैं, एक चीज़ हम और यहाँ पास समझते हैं। तो आप, हाँ, विद्युत वाहक बल को भी थोड़ा पूरा करना था। तो विद्युत वाहक बल में क्या था कि यहाँ भी ऊर्जा दी गई, ऊर्जा, तो यहाँ जो ऊर्जा को हम लिखते हैं, तो ऊर्जा हमने किस लिए दिए, यूर्जा हमने दिया आवेश को प्रवाहित करने के लिए, आवेश को प्रवाहित करने के लिए। तो आवेश को जब प्रवाहित करेंगे तो ऊर्जा की यूनिट होती है क्या, जूल होती है, ऊर्जा की यूनिट होती है जूल, और आवेश की होती है कूलाम्ब। तो आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब होती है, कूलाम्ब। तो 1 जूल बटे 1 कूलाम्ब, 1 जूल बटे 1 कूलाम्ब। तो 1 जूल बटे 1 कूलाम्ब का क्या मतलब हुआ, जो अभी मैं पहले बताया कि यदि 1 कूलाम्ब आवेश को ले जाने के लिए 1 जूल ऊर्जा की
आवश्यकता पड़ती है या 1 जूल ऊर्जा खर्च करते हैं तो वह 1 वोल्ट कहलाता है। ये चीज़ मैंने इससे पहले भी बता दिया। तो ये होता है 1 वोल्ट होता है। क्या होता है? 1 वोल्ट होता है। तो इसकी भी यूनिट क्या हो गई? वोल्ट हो गई। विभवांतर की भी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। विभवांतर की भी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। यदि यहाँ पास जो आवेश है तो आवेश को हम एक के जगह यहाँ पास जो जूल है तो जूल जो हम कार्य कर रहे हैं तो 1 जूल कार्य किए। यदि हम 1 जूल से ज़्यादा 2 जूल कार्य कर दिए तो यहाँ पास जो वोल्ट होगा 2 वोल्ट हो जाएगा। 2 जूल से एक कूलम आवेश को ले जाने के लिए हम 5 जूल कार्य कर दिए तो यहाँ पास 5 वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से वोल्ट भी हमारा बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब हम समझेंगे, एक छोटा सा और टॉपिक ले लेते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को भी समझने में हमको काफ़ी मज़ा आएगा। विद्युत धारा को समझते हैं, विद्युत धारा को हम समझते हैं कि क्या होता है विद्युत धारा। तो देखिए, अब जो हम देखेंगे तो यहाँ पास विद्युत धारा देखेंगे। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम देखेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? तो हमको कोई तार में क्या करना होता है? करंट को प्रवाहित करना होता है। तो ये हो गया हमारा कोई एक तार। इस तार में हमको करंट को क्या करना है? प्रवाहित करना है। तो इस तार में जब हमको करंट को प्रवाहित करना है तो हमको विद्युत सोर्स से जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा विद्युत सोर्स। तो यहाँ ये विद्युत सोर्स हो गया। अब विद्युत सोर्स में हमारे 2 यहाँ पास सिरे हैं, एक तो ऋण और एक तो धन। ये जो धन वाला होगा तो यदि हम विद्युत सोर्स 10 वोल्ट का जोड़े हैं तो यहाँ 10 होगा और ऋण वाला क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि जो विद्युत धारा है तो वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहेगी। यह पारंपरिक है, कन्वेंशनल है, यह पारंपरिक है। इसको समझते हैं कैसे? तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में, यदि कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का होना श्योर है, इलेक्ट्रॉन होगा ही। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब इसको हम इस स्थिति में स्विच अभी ओपन है तो कोई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, क्योंकि स्विच क्या है? ओपन है, बंद है। अब स्विच को हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। स्विच को हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, यानी परिपथ को हमने बंद कर दिया। अब धारा का क्या हो रहा है? यहाँ पास प्रवाह होने लगा। तो जैसे ही स्विच को हमने बंद किया तो इस कंडक्टर के चारों ओर विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है। विद्युत विभव नहीं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस कंडक्टर के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब हुआ क्या कि परिपथ जैसे ही पूरा हुआ तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए? प्रवाहित होना चालू हो गए। तो जो सोर्स में इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, यानी यहाँ पास जो बैटरी होगी उस बैटरी से जो स्टोर करके हम इलेक्ट्रॉन को रखे थे वह इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो गए। तो इलेक्ट्रॉन निकलना इधर से इधर की ओर चालू हो गए। अब इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसको देखेगा ये बैटरी वाला इलेक्ट्रॉन और देखेगा कि वाह, मेरे भाई लोग तो खेल रहे हैं, इधर उधर खेल के बैठे हैं। मन में इमेजिन कीजिए कि फुटबॉल खेल के बैठे हैं। तो यहाँ पास क्या है? फुटबॉल खेल के लोग बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, बढ़िया। चूँकि जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जब तक उसको विद्युत क्षेत्र न दिया जाए तो वो अनियमित गति से वो क्या करते हैं? अनियमित गति से अंदर ही घूमते रहते हैं। तो अनियमित गति से घूमते रहेगा, कोई इधर घूमेगा, कोई इधर घूमेगा, कोई इधर घूमेगा, कोई इधर ही घूमेगा, इधर ही घूमेगा, इधर ही आ जाएगा। अनियमित गति से घूमते रहते हैं। अब उसको जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं? उसको विद्युत क्षेत्र हम देते हैं तो वह एक डायरेक्शन उसकी निश्चित हो जाती है। तो इस इलेक्ट्रॉन के जो अभी विद्युत क्षेत्र जैसे ही इसको मिला तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? निश्चित हो जाएगी।
कैसे निश्चित हो जाएगी? तो यह इलेक्ट्रॉन आया और इस अपने भाई इलेक्ट्रॉन को देखा कि ये तो आराम से बैठा है एक जगह पर। ये दौड़ के आया, इधर से दौड़ के आया, खूब से दौड़ के आया, दौड़ के आया, मारा इसको किक, तो ये फेंका गया यहाँ पास ये। अब ये भी गुस्सा में आया, इसके पास भी एनर्जी आ गई, ये बैठा है तो इसको मारेगा, खूब एनर्जी आ गई इसके पास, तो मारेगा इसको किक, तो यहाँ से ये फेंका के आएगा यहाँ। अब ये भी एनर्जी पा गया, ये भी किक मारेगा, मारा किक इसको, तो ये फेंका गया यहाँ। तो एक दूसरे को ये मारते हैं ऐसे टक्कर मारते हैं। तो ये टक्कर मारने से क्या होते हैं, ये दूसरे ऐसे टकराते हैं और टकरा के ऐसे एक निश्चित दिशा में आ जाते हैं। अब यहाँ पास जो बाटी का ये धन सिरा है तो यहाँ धन मौजूद होगा, यहाँ भी धन मौजूद होगा, यहाँ पूरे इसके भाग में क्या होते हैं, धन मौजूद होते हैं, धनायन मौजूद होते हैं। अब यहाँ पास इलेक्ट्रॉन आके ठहर गया। जैसे हम लोग बारात में जाते हैं तो जैसे घर के पास में पहुँचते हैं बाराती तो वहाँ थोड़ा आराम करते हैं, ठहर जाते हैं, सोचते हैं कि कोई आए तो लेने वाला तो हमको बुला के ले जाए तो हम जाएंगे बढ़िया। तो उसी प्रकार से यहाँ दौड़ के आया, मारते किक मारते आया। अब यहाँ पास ये बाराती को लेने के लिए घराती आके यहाँ पास तैयार बैठा है, बाराती यहाँ पास आ चुका। यानी जो धनायन होता है वो ऋणायन को, सीधी सी बात कहें तो वो आकर्षित करता है। तो यह ऋणायन को ये धनायन क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये आकर्षित करेगा तो यहाँ पास से क्या आ जाएगा, ये इसके प्रति अट्रैक्ट हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। तो यह इलेक्ट्रॉन फिर आके कहाँ चले जाएगा, फिर से उसी सोर्स में आएगा और ऐसे ही ये पूरा अपना एक परिपथ पूरा करता रहेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के विपरीत ही विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन की दिशा हमारी क्या है, कुछ इस प्रकार से है, लेकिन जो विद्युत धारा की दिशा होती है तो हम कन्वेंशनल रूप से इस दिशा में दर्शाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है तो ऋण से धन की ओर आता है और जो विद्युत धारा होती है तो वो धन से यहाँ ऋण की ओर आती है। तो यह आपको समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण से धन की ओर आता है और जो विद्युत धारा है उसकी दिशा होती है वो धन से ऋण की ओर दर्शाई जाती है। यह पारंपरिक रूप से, कन्वेंशनल रूप से यह धन से ऋण की ओर ही दर्शाई जाती है विद्युत धारा की दिशा। तो यहाँ पास ये पूरे चीज़ जो हमने अभी पढ़े कि एक विद्युत विभव होता है, विभवांतर होता है, विद्युत वाहक बल होता है। तो विद्युत वाहक बल इस बैटरी के अंदर होगा। विभवांतर कहाँ हुआ, तो विभवांतर यहाँ 10 वोल्ट है और यहाँ 0 वोल्ट है, तो इसके विभव में अंतर हुआ तो यहाँ विभवांतर हुआ। विद्युत विभव जो है तो उसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कोई कार्य करना पड़ा होगा, स्थानांतरित हुआ है तो उसमें विद्युत विभव यूज हुआ है, कार्य करना पड़ा है आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, तो हमारे पास विद्युत विभव हुई उसको कहेंगे। तो ये पूरी चीज़ें यहाँ पास परिपथ में यूज होती है, इसीलिए इसको हम बेसिक समझते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत धारा को हमने समझ लिया कि विद्युत धारा ये होती है इस प्रकार से। तो आज के लिए अभी मैं इतना ही, बाकी मिलते हैं ऐसे ही कुछ नया सीखने के लिए नई क्लास में। नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी और नई ऊर्जा के साथ कुछ नया सीखने के उद्देश्य के साथ मिलते हैं। बिल्कुल बने रहिए कंटिन्यू, आपको नई नई चीज़ें अपडेट करके मैं लाता रहूँगा। सो थैंक्स अभी तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।